दोस्तों, आपने अक्सर लफ्ज़ बुनियाद परस्ती या फंडामेंटलिज्म सुना होगा। आखिर बुनियाद परस्ती या फंडामेंटलिज्म क्या है? ये कौमों की तरक्की की राह में किस तरह रुकावट बनता है? बुनियाद परस्त लोग कौन हैं? पाकिस्तान में बुनियाद परस्ती किस शक्ल में मौजूद है और दुनिया में बुनियाद परस्ती किस शक्ल में है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। बुनियाद परस्ती दरअसल एक सोच का नाम है जो कदीम को जदीद पर बरतर समझती है। इस सोच के मुताबिक माजी की हर चीज़ मुकम्मल और सूदमंद थी। माजी का दौर सुनहरी दौर था। उनकी सोच के मुताबिक जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता जाता है, हर चीज़ तनज़्ज़ुल की तरफ जाती रहती है। हर माशरे में दो किस्म के हालात पाए जाते हैं, एक जमूदी और दूसरे इर्तिकाई जमूदी हालात के हमल लोग। इर्तिकाई जमूदी हालात के हमल लोग मौजूदा ज़िंदगी को माजी के मुताबिक डालने की कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए उन्हें ऐसे हालात की तरवीज की ज़रूरत होती है जो माशरे को जामद रख सकें। दोस्तों, जामद का मतलब स्टेटस को है, यानी जैसा है वैसा ही चलता रहना चाहिए। इर्तिकाई हालात के हमल लोग मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करके तरक्की की बुनियादें मौजूदा ज़माने में रखते हैं। बुनियाद परस्तों में ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका अख्तियार व इक़्तिदार माशरे को जामद रखने ही से कायम रहता है। इन जमूदी ताकतों को बुनियाद परस्त या दायां बाजू भी कहा जाता है। यूरोप में सनती इंकलाब के नतीजे में कदीम माशरे की टूट फूट का अमल शुरू हो गया। नए ख्यालात और आज़ादी की तहरीकों ने जन्म लिया। चनाचा कदीम और जदीद की लड़ाई से पैदा होने वाले मसाइल से घबरा कर अमरीका के ईसाई पेशवाओं ने मुख्तसर किताबचों या पम्फलेट्स का एक सिलसिला शुरू किया जिसमें बुनियादी मसीही अकायद की तरफ रुजू करने पर जोर दिया गया। यानी उन्होंने कहा कि आज जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये इसी वजह से हैं कि हम मसीह अकायद से हट गए हैं। लिहाजा आज की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें मसीह अकायद की तरफ रुजू करना चाहिए। इस किताबी सिलसिले का इनवान बुनियादी असूल या फिर बेसिक रूल्स रखा गया, जिसकी मुनासबत से इस तहरीक को बुनियाद परस्ती कहा जाने लगा। दुनिया में जहाँ कहीं भी उनसे मिलते जुलते ख्यालात पाए जाते हैं उन्हें बुनियाद परस्ती कहा जाता है। वैसे तो बुनियाद परस्ती का तल्लुक किसी खास मजहब से नहीं है, बल्कि ये एक रवैया है जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। चूंकि सारी दुनिया में इस रवैये का शिकार सबसे पहले मजहबी लोग होते हैं, इसलिए बुनियाद परस्ती को मजहब से जोड़ा जाता है। हालांकि बुनियाद परस्ती की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। बुनियाद परस्ती सियासी भी हो सकती है, बुनियाद परस्ती मजहबी भी हो सकती है। जैसे पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया, हम अपने माशी, सियासी और समाजी असूल कायद-ए-आज़म की तकारीर से मुतय्यन करते हैं। कायद-ए-आज़म का ज़माना कॉलोनियल दौर था। 60-70 साल गुजरने के बाद भी दुनिया में बेशुमार तब्दीलियाँ रोनमा हो चुकी हैं, जिनमें माशी तौर पर सबसे अहम ग्लोबलाइजेशन है। मल्टीनेशनल कंपनियों ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। ग्लोबलाइजेशन का चैलेंज का सामना जदीद माशी असूलों को अपना कर ही किया जा सकता है। कॉलोनियलिज्म तकरीबन दुनिया से ख़त्म हो चुका है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन जैसे माशी गलबे का हल तलाश करने के लिए कायद-ए-आज़म के फरमान का सहारा लेंगे तो ये सियासी बुनियाद परस्ती होगी। इसको हम एक और मिसाल से देखते हैं। दोस्तों, दौरे जदीद और उसकी तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस के इलाज मैसर होने की मौजूदगी में अगर हम किसी बीमारी के लिए 200 साल पुरानी किताब में दर्ज नुस्खे को बदतर समझें या उसको कारगर समझें तो ये बुनियाद परस्ती होगी। अगर बुनियाद परस्ती का मजहबी तज्जिया किया जाए तो ये बात मान लेनी चाहिए कि हर मजहब किसी खास इलाके और एक खास ज़माने में पैदा हुआ है। हर मजहब अपनी इब्तिदा से तकमील तक आखिरी मराहल में अपने इलाके के कल्चर, रवायात, तर्ज जिंदगी और तारीख को अपने अंदर समो कर आगे बढ़ता है। इस तरह एक मरहले पर आकर मखसूस अकायद, मखसूस रसूमात, तर्ज जिंदगी और अखलाकियात को इकट्ठा करके एक फिक्री और समाजी निज़ाम बनाकर मुकम्मल हो जाता है। ये फिक्री समाजी निज़ाम मजहब का मॉडल करार पाता है। यह मॉडल मजहब की बुनियाद होता है। मजहब के इस मॉडल को दो तरह की तब्दीलियों से वास्ता पड़ता है। एक या दो सदियां गुजर जाने के बाद बदले हुए हालात में जब लोगों का रहन सहन बदल जाता है, मैशियत और पैदावार के तरीके बदल जाते हैं, इस्तेमाल की चीज़ें बदल जाती हैं, तो ऐसे हालात में लोगों की अक्सरियत बदले हुए हालात में खुद को ढाल लेती है। लेकिन चंद ऐसे लोग भी होते हैं जो मजहब के बुनियादी मॉडल को वापस लाने का प्रचार करते हैं। उसे मजहब को खालिस बनाने का नाम दिया जाता है या उसे अहिया की तहरीक भी कहा जाता है, और ऐसा हर मजहब के साथ हुआ है। जैसे सिख मजहब में खालसा तहरीक, ईसाइयों में प्यूरिटनिज्म और खुद हम में खिलाफत राश्ता के दौर को वापस लाने में ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल समझा जाता है। इसे भी बुनियाद परस्ती में शामिल कर लिया गया है। बुनियाद परस्त कूतें चूँकि अक़लियत में होती हैं और अक्सरियत अपने मौजूदा ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही होती है,
اس لیے بنیاد پرست قوتوں کو یقین ہوتا ہے کہ لوگ اپنی آزاد مرضی سے ماضی کی طرف لوٹنے کو تیار نہیں ہوں گے، اور یہی سوچ بنیاد پرست قوتوں کو تشدد پر اکساتی ہے۔ بنیاد پرست اپنی رائے کو مکمل اور حتمی سمجھتے ہیں، اس کو لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے جبر و تشدد کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ بنیاد پرستوں کی نظر میں عوام عام لوگ جانور ہوتے ہیں یا بھیڑوں کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ہانکنے کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جمہوریت اور انسانیت کی نفی کرتے ہیں۔ پاکستان میں بنیاد پرستی کی تحریک کو ضیاء الحق کے زمانے میں افغانستان جہاد کے لیے امریکی سرپرستی میں پروان چڑھایا گیا، جس کے نتائج آج تک پاکستانی معاشرہ بھگت رہا ہے۔ بنیاد پرستی ہی کی وجہ سے عدم برداشت کا رویہ پروان چڑھتا ہے۔ جدید سائنسی اور معاشی علوم جو کسی معاشرے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، بنیاد پرستی ان کا راستہ روک کر قوم کے تخلیقی صنعت کاری کے عمل میں رکاوٹ ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے ہم غیر ملکی مصنوعات کی منڈی رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ جدید علوم کا راستہ روک کر قوم کو صنعتی ملکوں کے معاشی غلامی پر برقرار رکھتی ہے اور مجبور کرتی ہے۔ اس لیے صنعتی ممالک ہم جیسے ممالک میں بنیاد پرستی کو فنڈ کرتے ہیں تاکہ یہ ممالک اور زیادہ بیکورڈ رہیں اور ہم پر انحصار کرتے رہیں۔ دوستو، اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو بنیاد پرستی دراصل ماضی پرستی ہی کا نام ہے۔ موجودہ زمانے کو ماضی کے مطابق ڈالنے کا کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ پاکستان کے حالات سے لگا سکتے ہیں۔ آج پاکستان میں نہ تو کوئی بڑی انڈسٹری ہے، نہ ہی سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے۔ ہم اپنے موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی، آٹو موبائل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیاد پرستی محنت کش طبقے کے لیے تباہ کن نتائج پیدا کرتی ہے، کیونکہ محنت کش طبقہ ہی معاشرے کو حرکت دینے والی قوت ہے، یعنی بائیں بازو کی قوت ہے۔ ہمارا مشن سیاسی آگاہی پھیلانا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔